हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर है भैया? एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर 16 और ये रहा हमारा एयर पोल्यूशन। स्टार्ट करें, चलो। तो एयर पोल्यूशन के बारे में क्या शुरुआत इन्होंने बोली है, एनसीईआरटी बता रही है कि हम डिपेंडेंट है एयर पे हमारी रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए और एयर पोल्यूशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करेगा। ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि एयर पोल्यूशन से बचा रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये क्या करते हैं? ये ग्रोथ रिड्यूस कर देते हैं, नंबर 1। यील्ड, क्रॉप्स की यील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, नंबर 2। नंबर 3, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट पे क्या क्या इफेक्ट किया? ग्रोथ रोकी, क्रॉप यील्ड रिड्यूस कर दिया और प्रीमेच्योर डेथ कर दिया। एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या करते हैं? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेंगे। तो देखो, हार्मफुल इफेक्ट किन किन चीजों पे डिपेंड करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट पे डिपेंडेंट होगा। कौन? एयर पोल्यूशन। कि अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है तो कम अफेक्ट करेगा, ज्यादा है तो ज्यादा करेगा। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अगर कम पोल्यूशन भी बहुत लंबे टाइम तक दे तो वो भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। और तीसरा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करता है। कुछ वीक ऑर्गेनिजम्स पे थोड़ा सा एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कॉज कर सकता है। अब इन्होंने नेक्स्ट चीज ये बताई है कि सबसे बड़े सोर्सेस क्या हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स, इंडस्ट्रीज, ये ऐसे पार्टिकुलेट और गैशियस एयर पोल्यूटेंट रिलीज करती हैं जिससे बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। और इवन कुछ हार्मलेस गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी अफेक्ट हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पोल्यूटेंट्स को सेपरेट करके फिल्टर करना है इन हार्मफुल गैसेस को रिलीज करने से पहले। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या फिर स्क्रबर। अभी कैसे कैसे काम करते हैं ये बताती हूं मैं तुम्हें। स्क्रबर कैसे काम करता है? सीधी सी बात है, स्क्रबर करना है ना, हमें स्क्रब करना है तो हम क्या करेंगे? स्मेल्टर्स पे इनको अटैच करा देंगे। नीचे से डर्टी एयर यहां पे जाएगा, डर्टी एयर जाएगा, हम इसको ऊपर भेजेंगे और ऊपर हम स्प्रे कर देंगे वाटर या लाइम का। तो जैसे ही यहां पर वाटर और लाइम का स्प्रे होगा तो हैवी मैटर और हैवी हो जाएगा, पार्टिकुलेट पार्टिकल्स हैवी हो जाएंगे और वो यहां पर जमा हो जाएंगे। तो हम ऐसे करते जाएंगे, वो जमा होते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, क्लीन करेंगे, ब्रश करेंगे, वापस लगा देंगे। इस तरीके से हमारे स्क्रबर्स काम करते हैं। दूसरे हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करते हैं ये देखो। हम यहां से डर्टी एयर भेजेंगे, बीच में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, हम इनको चार्ज प्रोवाइड करेंगे। कैसे? डिस्चार्ज, कोरोना की हेल्प से हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और फिर हम उनको प्लेट्स पे पास ऑन कराएंगे। ये प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज होंगी, ग्राउंडेड प्लेट्स होंगी। ये क्या होंगी? ग्राउंडेड प्लेट्स होंगी। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी। ये नेगेटिवली चार्ज हैं डर्ट पार्टिकल्स, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे और क्लीन एयर हमारी बाहर रिलीज हो जाएगी। तो क्लीन एयर हमारी बाहर रिलीज हो गई, डर्ट पार्टिकल्स यहाँ पे चिपक के बैठ गए, हम इनको निकालेंगे, साफ करेंगे, वापस लगा देंगे। यहाँ पर हमको ये चीज याद रखनी है कि हमें इनको लो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है। क्या करना है? लो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि अगर हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे तो इनको टाइम नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन करने का, ये चिपकने का इनको टाइम नहीं मिलेगा।
ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये लिखी है कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक बहुत स्पेसिफिक डेटा दिया। उन्होंने बोला कि पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, कितना 2.5 mm या उससे कम के जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर हैं वो सबसे ज्यादा हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। ये जब हम इनहेल करते हैं हवा के साथ तो ये हमारे बॉडी में चले जाते हैं, अंदर डीप लंग्स में चले जाते हैं और वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां जाकर ये हार्म कॉज करेंगे, प्रीमेच्योर डेथ करेंगे। देखो क्या क्या होगा, सिम्टम्स क्या क्या होंगे। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, नंबर 1। इरिटेशन होगा, नंबर 2। इन्फ्लेमेशन होगा, नंबर 3। लंग्स को डैमेज होगा, नंबर 4। और प्रीमेच्योर डेथ होगी, नंबर 5। ये सब काम ये पार्टिकुलेट मैटर कर सकते हैं। डन। चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बताई है ऑटोमोबाइल्स के बारे में कि ऑटोमोबाइल्स सबसे बड़ा मेजर कॉज है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का और हमें इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। नाम देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर्स कुछ हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं और कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारे ऑटोमोबाइल्स रन करते हैं तो वो रिलीज करते हैं कुछ गैसेस जैसे कि CO2 जो कि हार्मलेस गैस है, पर इसके साथ में वो रिलीज कर देंगे कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स जैसे कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स, सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स ये रिलीज कर देंगे। तो जब ये पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो जाते हैं तो ये हार्म कॉज करते हैं और ये बहुत बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमने कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए। ये क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, सल्फर के ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देंगे सल्फर गैस में, ऑक्सीजन गैस में, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देंगे CO2 गैस और वाटर में। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हर गाड़ी में लगे होने चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं रोडियम और पैलेडियम का कैटलिस्ट। क्या यूज कर रहे हैं हम, रोडियम और पैलेडियम और प्लैटिनम, पैलेडियम, प्लैटिनम और रोडियम, इसका कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं जो कि इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर लेडेड पेट्रोल होगा, ऐसा पेट्रोल होगा जिसके अंदर लेड है तो ये कैटलिस्ट इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण जो हमारा कन्वर्टर है वो काम करना बंद कर देगा। तो हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज करना है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब आया इंडिया के अंदर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एयर के लिए, जो कब बना था, 1981 में बना था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसने 1987 में अमेंडमेंट किया और नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। 1981 में बन गया था, 1987 में अमेंडमेंट करके नॉइस को भी एयर पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब नॉइस क्या है? नॉइस है अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, जो हमें नॉर्मली भी सुनाई देता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। कार के हॉर्न्स हो गए, किसी इंडस्ट्री की कोई आवाज हो गई, बहुत हाई लाउड म्यूजिक तुम सुन रहे हो, मूवी थिएटर्स हो गए, इन सब से जो नॉइज निकलती है इट एक्चुअली कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ये करती क्या है? ये बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करती है, जैसे कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी की समस्याएं हो रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं नॉइस से रिलेटेड है। उसके अलावा ईयर ड्रम को डैमेज भी कर सकते हैं। इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया कि 150 डेसिबल या उससे ज्यादा का जो नॉइस है इट कैन परमानेंटली डैमेज टू योर ईयरबड्स, ईयर ड्रम। और इन्होंने बताया, ये पता है कहाँ से निकलता है? जो अपना प्लेन जेट निकलता है ना, जेट प्लेन जब वो टेक ऑफ करता है उसी में निकल जाता है इतना तो। और ये हमारे ईयर को बहुत परमानेंट डैमेज कॉज कर सकता है।
इसके अलावा ये और कौन कौन सी प्रॉब्लम करता है? स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती लोगों को, हार्ट बीट बढ़ गई है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है और अल्टीमेटली स्ट्रेस हो रहा है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से नॉइस हमें हार्म कर रहा है। Okay students, so with this I am ending today's lecture. We will meet in the other class with a new topic. Till then, thank you. Have a happy learning.